नमस्कार, जी न्यूज़ का खास शो जनसंवाद देख रहे हैं आप। जनसंवाद यानी जनता से सीधा संवाद और जनता के सरोकार के मुद्दों को उठाना, उनके मुद्दों को समझना और आखिर ये मुद्दे सुलझेंगे कैसे, इस पर बात करना। आज मेरी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 22 इलाके में है। यहाँ हम जनता से सीधा समझने आए हैं कि आखिर क्या वो मुद्दे हैं जो उनके मन में चल रहे हैं और जिस पर चर्चा होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे हैं। शुरुआत आपसे कर देती हूँ क्योंकि जब हम जनसंवाद की बात करते हैं, शो का मकसद ही साफ है, लोगों के मुद्दों को समझना। सेक्टर 22 में क्या चल रहा है अभी? नमस्कार, मेरा नाम हर्ष मिश्रा है। मैं एक सेक्टर 22 का ई ब्लॉक का रेजिडेंट हूँ। सेक्टर 22 में जो जनता की सबसे बड़ी परेशानी है वो है नोएडा अथॉरिटी के द्वारा लगाई गई धारा 10। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें जो मकान बढ़ाए गए हैं थोड़े से, और जो यहाँ के ओनर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से डेवलप करके थोड़े से ऊपर बनाए हैं, 1-2 मंजिल बढ़ाई है, जिसकी वजह से वो अपने ना तो मकान बेच पा रहे हैं और अपनी कोई भी परेशानी, जैसे किसी को शादी करनी है अपने बेटे की, बेटी की, या फिर कोई बीमारी में अपना मकान बेचना चाह रहा है, वो बहुत असहाय है, बहुत परेशान है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमने सबके सामने रखा हुआ है, विधायक जी के सामने भी रखा हुआ है, नोएडा अथॉरिटी के सामने रखा है, पर इस पर कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हमें जल्द से जल्द निवारण चाहिए। बस ये मेन पॉइंट है जिस पे मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। अच्छा, इससे पहले हमने जितने भी शोज़ किए हैं, ख़ास तौर पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की है। दिल्ली के मुद्दे नोएडा से अलग होते हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली में रहते हैं अब उन्हें ऐसा लगता है कि नोएडा में रहने वाले लोग सहूलियत में हैं। ऐसा कुछ है क्या? जी, ऐसा है, क्योंकि कई पॉश सेक्टर हैं जहां प्रीमियम सुविधा दी जा रही हैं नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, और ये जो पुराने जो सेक्टर हैं यहाँ वो लोग बसे हुए हैं जिन्होंने मूलभूत नोएडा को बसाया है, जिन्होंने अपने खून पसीने से नोएडा को सींचा है, मेहनत करी है। जब ये बड़े बड़े पॉश सेक्टर नहीं थे तब नोएडा में छोटे छोटे जो सेक्टर बसाए गए थे नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, उनमें वो लोग बसते हैं जो आत्मा है नोएडा की। और अब नोएडा अथॉरिटी इस तरीके से आ चुकी है कि इन्हीं लोगों को परेशान करने पे उतारू हो चुकी है। हम नोएडा अथॉरिटी के सारे बड़े अधिकारियों से सिर्फ एक ही आग्रह करते हैं कि जैसे जिस प्रकार वो उन लोगों को सींचते हैं, बड़े पॉश सेक्टरों को सींचते हैं, उनको सारी मूलभूत सुविधा देते हैं, वैसे ही वो इन सेक्टरों का भी ख्याल रखें जो पुराने सेक्टर हैं और नोएडा की सच में आत्मा है वो लोग सेक्टर। बिल्कुल, देखिए कई मूलभूत समस्याएं हर जगह हैं, चाहे बात दिल्ली की हो, नोएडा की हो, या हम गुरुग्राम भी पहुंचे हैं तो हमने वहां पे भी लोगों से बात की। जब हम नोएडा में लोगों से अक्सर पहले भी बात करते आए हैं, गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है, एक समस्या हो जाती है लोगों को पावर कट की और पानी की भी। यहाँ पर भी ऐसा कुछ है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी की समस्या यहाँ इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जो पीने का पानी है वो इतना बदबूदार है, काला पानी है, ऐसा लगता है कि कभी कभार की जैसे कि सीवर लाइन का पाइप जोड़ दिया गया हो। और इसके बारे में कई बार कंप्लेंट की गई, कोई सुनवाई नहीं होती। बिजली का जो है कटआउट है, लेकिन अब वो कुछ कहा जाए तो प्रॉब्लम्स आती है उनको। और बिजली की जो तारें हैं इनके साथ कई सारी केबल लटकी हुई हैं, जिसकी वजह से अगर बाई चांस कोई भी दुर्घटना होती है, आग लगती है, तो पूरी वायरिंग फूक जाती है। इस विषय में भी यूपीएससी और बिजली विभाग को बोला गया, कोई सुनवाई नहीं। ट्विटर के माध्यम से बोला गया, कोई सुनवाई नहीं। और आपके लखनऊ में कंप्लेंट की गई, कोई सुनवाई नहीं। और सबसे बड़ी मेन समस्या है यहाँ का नाला। अगर नाले के अंदर कोई जानवर मर जाए तो उठाने वाला कोई नहीं, बदबू के मारे या बुरा हाल हो जाएगा। सफाई नियमित रूप से नहीं है। और गैस, उसमें जो गैस निकलती है वो गैस इतनी ख़तरनाक है कि आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, टीवी, विद इन 6 मंथ ख़राब हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक गरीब आदमी जो जनता फ्लैट में रह रहा हो वो कैसे ईएमआई पे करेगा। ईएमआई में लेके आता है, इतने पैसे नहीं है उसके पास कि वो ईएमआई से ईएमआई में लेके आता है। अब वो 6 महीने बाद ख़राब। अब वो 6 महीने का जो, लेकिन ईएमआई की 1 साल की है, 2 साल की हो सकती है, अब वो बेचारा पे कर रहा है। तो इस तरह कई समस्याएं, कई बार बोला भी गया लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं करते। कई बार क्या मन में ये मतलब ख्याल ज़रूर आया होगा कि दिल्ली से बहुत सटे हुए हैं आप लोग, दिल्ली में रहते तो शायद बेहतर होता, ऐसा कभी? नहीं, दिल्ली से और उसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि दिल्ली के अंदर भी इस समय पार्किंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सड़कें छोटी हो गई हैं और लोग जो है अंदर घुसना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अथॉरिटी को चाहिए कि इस पर एक रूपरेखा बनाए,
पब्लिक से बात करे और उसको जो है सुचारू रूप से ढंग से चालू करे, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं, क्योंकि उनको चाहिए बड़े बिल्डर, बड़े आदमी लोग जो टोटल सेक्टर 27, 34 एंड सेक्टर 76 इन जगह वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि सेक्टर 22 की तरफ। और 22 की आज की डेट में जनता फ्लैट में सिर्फ गरीब लोग ही रह रहे हैं, जिनके पास सुबह खाने के लिए पैसे नहीं है, शाम को जाए काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद लाइट नहीं है, पानी में बदबू आ रही है, सड़कें इतनी गड्ढे हो रखे हैं कि आप बाई चांस लाइट चली जाए तो आप गड्ढे में पैर पड़ के आप गिर सकते हैं, बाइक से गिर सकते हैं, कई लोग चोटिल हुए हैं। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिन्होंने हमने अपने RW फेडरेशन को बोला गया, हमारे अध्यक्ष साहब को बोला गया, अध्यक्ष साहब ने भी कई बार कह चुके हैं, मीटिंग होती है लेकिन ढाक के 3 पार। हर बार जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो सरकार का नाम सुन लेते हैं, नोएडा आते हैं, ग्रेटर नोएडा जाते हैं तो अथॉरिटी का नाम सामने आता है। अथॉरिटी जाते हैं, आप लोग शिकायतें की है वहाँ पर? बहुत बार करी हैं, बहुत बार करी हैं, पर कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई हमारी किसी भी शिकायत पे। हमारे पानी से, रोड की, सड़क की या बिजली की, किसी भी आज तक कोई शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आपके हिसाब से कौन सी वो मूलभूत समस्या या मैं ये कहूँ कि मुद्दे हैं, क्योंकि मैंने कई सेक्टर में लोगों से बात की है और ख़ुद भी स्टोरीज़ की है। जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है, बड़ी बड़ी सोसाइटी जहाँ लोगों ने करोड़ों रुपए देकर घर खरीदे हैं, वहाँ दिक्कत है कि बिजली ही नहीं आती। बिजली की समस्या यहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पर, और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर नाले की है, जिसकी वजह से हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है। बिल्कुल, देखिए समस्याएं बहुत है, वहाँ आधी आबादी बैठी हुई है, आधी आबादी से भी बात करना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी सोसाइटी की, किसी भी सेक्टर की या किसी इलाके की बात करते हैं तो महिलाओं का वहाँ बहुत योगदान होता है। सुरक्षा के लिहाज से कैसा है, क्या डिफरेंस है दिल्ली और नोएडा में? नोएडा में तो सुरक्षा है, बट कुछ ऐसे मतलब सेक्टर है जिनमें मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और प्रशासन जो है वो जल्दी नहीं सुन पाता। तो लोगों को घरों को लेके प्रॉब्लम है, कुछ घरों के आगे कमर्शियल काम हो रहे हैं, जबकि रेजिडेंशियल एरिया है तो यहाँ कमर्शियल काम नहीं होना चाहिए। तो लोगों को इसमें डिस्टर्बेंस होती है, कोई किसी की सुनता नहीं है, सारे अपने उसमें रहते हैं। तो जो इसका मतलब प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ क्या काम हो रहा है। यानी रेसिडेंशियल काम एरिया जो है वहाँ पर कमर्शियल काम चल रहा है। कमर्शियल काम हो रहे हैं, जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम होती है, घर वालों को, कोई ब्लड प्रेशर, कोई मरीज़ है घर में, कोई पेशेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी समस्या है। क्या चल रहा है नोएडा में आजकल? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, मुद्दे तो चलिए छोड़ दीजिए, नोएडा कैसा है, क्या चल रहा है? नोएडा तो देखो जब से योगी जी आए हैं तो उससे बेटर है, बट जो धारा 10 की जो प्रॉब्लम है, जो हमें फेस करनी पड़ रही है, कि जो हमें अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं वो सेल ही नहीं हो रही है। अपनी चीज़ हम कुछ सेल नहीं कर सकते क्योंकि अथॉरिटी ने धारा 10 लगा रखी है, जिसके चलते हमारी प्रॉपर्टी। ज़रा हमारे दर्शकों को थोड़ा ये भी समझाइए कि ये धारा 10 में क्या क्या रेगुलेशंस हैं? धारा 10 के लिए उन्होंने जो ये कि जो भैया आपने 4-4 मंजिल फ्लोर क्यों बना रखे? जब 4 मंजिल फ्लोर बन रहे थे तब आप अथॉरिटी कहाँ थी? उनको रोकना चाहिए था ना, नहीं बनने देना चाहिए था ना। फिर बनने दिया तब भी पैसा गया, और फिर अभी भी दोबारा से भी पैसा इसी चीज़ तो कर रहे हैं ना कि हम लोग एक्स्ट्रा पैसा दें। कुछ मैंने ये भी सुना था कि ये बोला था कि एक फ्लोर का कुछ 2.5-3 लाख कुछ रुपया करके ऐसा हो सकता है, मैंने सुना, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, बस सुना खाली। तो एक ये प्रॉब्लम है कि धारा 10 हट जाए, और दूसरा डॉग इतने हो गए हैं कि नॉर्मल इंसान निकल नहीं सकता। बहुत सी जो नेता लोग हैं जो डॉग्स के ऊपर जो काम करते हैं, जैसे कि कोई भी, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, वो लोग अपनी पर्सनल गाड़ी अपने गार्ड्स के साथ जाते हैं, वो रोड को फेस नहीं करते हैं। हम जैसे नॉर्मल लोग रोड पे निकलते हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, और फिर इंजेक्शंस वगैरह। और चलो हम भी चलो फिर भी अपने आप को संभाल ले, जो मेड है काम वाली वो क्या तो खाएगी या क्या कमाएगी, क्या इंजेक्शंस लगवाएगी, एक ये प्रॉब्लम। और एक नाला, और तीसरी प्रॉब्लम मेरी ये है कि गंदा पानी, बहुत गंदा, जैसे नाले का पानी छोड़ देते हैं ना, उस तरीके के हम लोग फेस करते हैं। हमारे टैंकर में पानी चला जाता है तो उसको फिर हमें साफ़ कराना पड़ता है, और कई बार हमें नहीं भी पता चल जाता, हम पी भी जाते हैं उस पानी को, तो इससे हमें प्रॉब्लम्स होती है, बीमार होते हैं। तो ये मेरी हमारे यहाँ की सेक्टर 22 की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सरकार तक जाए, और हम लोग अपनी तरफ से भी बहुत एफर्ट कर चुके हैं, जिसका रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है। एफर्ट तो किए जा रहे हैं। ज़मीन में पानी है यहाँ पे, अंडरग्राउंड वाटर है नोएडा में? नोएडा में अंडरग्राउंड वाटर की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई, बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण जो पानी जो घरों में गंदा आता है
वही पानी ये लगता है मिक्स करके उसमें बेचते हैं। और घरों में जो पानी आता है उसमें बदबू काफ़ी वगैरह आती है। यहाँ पानी कहाँ से आता है, कौन सप्लाई करता है पानी, और क्या टाइमिंग के हिसाब से पानी आ रहा है या हमेशा आता रहता है पानी? नहीं, पानी तो टाइमिंग के हिसाब से आता है, लेकिन जो टाइमिंग है इनके कुछ ठीक नहीं है। कभी तो आधा घंटा पानी आता है, कभी 1 घंटा देते हैं। वो जो पानी देते हैं वो गंदा होता है, उसके जो जब पीने के काबिल नहीं है रखता वो। इनसे ये प्रार्थना की जाती है कि पानी को शुद्ध करके भेजें, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल, देखिए एक सवाल आपसे, क्योंकि गृहिणियों की जिम्मेदारी होती है, अब जैसे इन्होंने बताया कि टाइम से पानी आता है, तो मुझे पता है आपको ध्यान देना पड़ता होगा घर में कितने बजे मोटर चलानी है, कब पानी भरना है। ये पानी की समस्या गर्मियों में कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब तो भीषण गर्मी शुरू। गर्मी में भी है और सर्दी में भी आजकल ज़्यादा है। सुबह 6 बजे आएगा, 6:30 तक चला जाएगा। फिर आज भी ऐसा ही हुआ। फिर हमने जो जल विभाग है वहाँ पर भी फ़ोन करा, तब 7:30 पौने 8 बजे छोड़ा गया, वो भी 15-20 मिनट का। इतनी देर में कैसे, उसमें भी प्रेशर नहीं होता है जो टैंक तक जाए ऊपर पानी, और इतना गंदा आता है, मतलब मट्टी और रेत बहुत ज़्यादा है। बीच में तो सीवर का बिल्कुल पानी आ रहा था, इस तरीका का था। अच्छा, हाल में कई शिकायतें भी आई है कि जो लोग नोएडा में रहते हैं उनकी तरफ से एक शिकायत थी कि पानी इतना खारा आता है कि कई लोग बीमार हो रहे हैं, हेयरफॉल की समस्याएं भी हो रही है लोगों को, और बहुत सारे लोगों को स्किन से जुड़ी दिक्कतें भी हुई हैं। हाँ, तो जब उसमें सीवर का पानी मिला हुआ, क्योंकि सीवर लाइन कहीं पे मिल जाती है, उसकी चेकिंग नहीं होती, तो वो सारी प्रॉब्लम तो गंदगी से आएंगी ही। ये है, और बिजली का भी है, कई बार पानी आता है तो बिजली नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, लाइट का भी कोई पता नहीं होता है, और लाइट नहीं होती तो ऊपर से ही पानी नहीं आता है। लाइट की मेन है घर, और लाइट के क्या है, बिजली विभाग के नंबर भी नहीं मिलते हैं कोई। जो पुराने नंबर है, कोई नंबर नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं रह रही है। जरा सी हवा आई, पानी बरसा, लाइट चली जाती है। अब किसको फ़ोन करो, कह रहे हैं बिजली विभाग के लोग कहते हैं कि तार जर्जर हो गए। अब पुराने तार हो गए तो क्या करा जाए, तो पुराने तार वो चेंज होने चाहिए। हम लोगों ने एक सोल्यूशन भी दिया कि हम लोग बिल देते हैं जब, तो हम उसका भी थोड़ा दे देंगे, लेकिन हमारे तार चेंज कर दो, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और कोई नंबर भी नहीं है कि हो, आज भी रात भर लाइट नहीं रही, कहाँ कांटेक्ट करें, कोई नंबर नहीं मिलता उनका। देखिए, परेशानियां तो कई सारी हैं, लेकिन लोगों के लिए नोएडा में रहना किसी सपने जैसा भी है, क्योंकि इतनी विकास की बातें की गई हैं, तो अभी जो आप लोग बता रहे हैं उससे तो थोड़ा सा अलग अलग सपने जैसा है। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, बिजली की है, पानी की है, और पार्कों में मतलब ये देखिए ऐसी एक्टिविटीज़ होते हैं, मतलब ठीक नहीं है। पार्कों की जर्जर हालत हो रही है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सड़कें हैं हमारी, वो भी मतलब नोएडा अच्छा तो बनाया, पर उस पर काम होगा तभी तो आगे कुछ होगा। मेन नाला है, नाला इतनी प्रॉब्लम है ना, नाले के कारण एक तो स्मेल इतनी मतलब गंदी आती है कि आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। दूसरे, आए दिन टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सामान है घर का ख़राब हो जाता है, चल नहीं पाता। 1 साल भी टीवी नहीं चल पाते ना ही। नाले से टीवी का क्या करें? उसमें ये पोल्यूशन के कारण, इसके कारण उसकी वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे जहाँ जहाँ पर बड़े नाले हैं वहाँ क्या है कि एसी एकदम ख़राब हो रहा है। कितना भी हम वो कराएंगे उसमें गैस ख़त्म हो जाएगी, लीकेज होता है गैस। तो इसीलिए हो रहा है कि बाहर बड़े बड़े नाले हैं, इसकी वजह से हम लोगों के यहाँ एसी प्रॉब्लम, बीमारियाँ, इतनी बीमारियाँ हो रही हैं उससे कि आपको क्या बताएं नालों से, कि मेरे तो घर में ही खुद पेशेंट है। काफ़ी टाइम से सफाई नहीं हो पाई नाले की। पहले सफाई कर देते, अभी मतलब कम से कम 7-8 साल हो गए कोई सफाई नहीं हुई। इतनी स्मेल आती है कि आप गुजर नहीं सकते। तो इसलिए नाले का तो बिल्कुल ध्यान किया जाए, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम है इससे। इसी के कारण बीमारियां भी है, और इसी के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी सामान है घरों का बिल्कुल नहीं चल पाता। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल आपसे, आप पहले ये बताइए मुझे, कितने सालों से नोएडा में रह रहे हैं? मैं नोएडा में 86 से रहता हूँ जी। 86, बहुत लंबा पीरियड है, लगभग 40। यही आपको बता रहे हैं कि सेक्टर 22 सबसे पुराना बसा हुआ सेक्टर है, और नोएडा अथॉरिटी ने पहले की पब्लिक के हिसाब से वो अभी मूलभूत समस्याओं का कोई निवारण ज़्यादा नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या सीवर की है, आबादी बड़ी, सीवर पुरानी सीवर लाइन है जो आए दिन बढ़ती है, आए दिन जाम रहती है। एक समस्या। बड़े नाले की समस्या क्या है, बड़े नाले की समस्या लेकर जाओ, उसको बंद करो। बार बार कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग का नहर है। यदि नहर है तो नहर जैसा काम लीजिए, उसमें तो गंदा पानी जाता है, गंदगी रहती है। हम उसको ढकने के लिए, कवर करने के लिए बात करते हैं, अभी तक नहीं हुआ। पानी इतना गंदा आ रहा है, प्रेशर नहीं है पानी का। इस बार तो सर्दी के मौसम में भी पानी की सबसे ज़्यादा परेशानी रही है। और
एक समस्या हो रहा है कि यहाँ पे आई ब्लॉक शिव मंदिर के सामने 55 और 56 सेक्टर में स्कूल हैं 5-6। बच्चों को रोड पार करनी होती है, रोड पार नहीं करी जा सकती क्योंकि ना तो उन्होंने फुटओवर ब्रिज बनाया है, ना सबवे बनाया है, ना कोई रेड लाइट की व्यवस्था है। यदि आप सवेरे के टाइम आइए तो आपको देख लें कि कोई बच्चा वहाँ पे पेरेंट्स के साथ भी रोड पार नहीं कर सकता और कई बार एक्सीडेंट हुआ, बल्कि उन्होंने सिंगल कर दी, वो कर दी है, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये समस्या है, पानी की हो गई, नाली की हो गई, और बाकी बिजली वगैरह तो ठीक है जाती है पर इतना नहीं है, परंतु पानी का सबसे बड़ा नाला है और आपको मैंने ये फुटओवर ब्रिज का बताया है। और यानी सुरक्षा और उसके साथ ही जो बेसिक नेसेसिटी है, सरकार कोई भी रही हो, एक सवाल ये भी है, नोएडा हमेशा सबका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, नोएडा के विकास पर हमेशा चर्चा होती रही है, नोएडा को ऐसे डेवलप करने की बात की गई है और अब तस्वीरें ऐसी दिखाई भी गई हैं कि नोएडा राजधानी से भी बेहतर है। यानी अगर आप राजधानी में रहते हैं और आप नोएडा में रहते हैं तो तुलनात्मक तौर पर आप नोएडा में बेहतर हैं। मुझे नहीं लगता कि अब नोएडा में बेहतर है। पहले तो था कुछ, लेकिन अब तो सब कुछ सेम हो गया, प्रदूषण सेम हो गया, ट्रैफिक सेम हो गया, और सबसे ज़्यादा कि अब तो एक बहाना हो गया कि सेक्टर बहुत पुराने हो गए। पुराने सेक्टर के कारण क्या हो गया कि जनता बढ़ गई, सिविल लाइन बहुत कम पड़ गई। सड़कें अभी सामने देखो, अब गेट पे दिखाऊंगा मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सेक्टर 22 का। इस सड़क के लिए हम कम से कम 2 साल से लगे हुए हैं, 2-3 बार जो है सीनियर ऑफिसर यहाँ विजिट भी कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं है। गड्ढा आप सामने देख सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं सामने। सड़कों के हाल हैं, नाले की, लोग इतने परेशान हैं, मतलब स्वास्थ्य से भी परेशान हैं, और उनके जो अपना उपकरण होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सारे मतलब ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद जल की बात है, अभी मैंने चिट्ठी लिखी जल के लिए एडवांस में, जब भी देखो पानी नहीं आता। अभी सब आपने सुना ही होगा कि आधा घंटा आइए। अच्छा, जब अथॉरिटी जाते हैं तो कहा क्या जाता है, एक सवाल ये भी है। अथॉरिटी ये बिल्कुल बोलती है हाँ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, उनका सीधा एक सवाल होता है। दूसरा फिर ये बहाना हो जाता है कि भाई पुराना सेक्टर है, पुराना सेक्टर है तो मतलब समस्या का सोल्यूशन समाधान नहीं करना, समस्या का समाधान तो पहले पुराने सेक्टर करना चाहिए। तो कुछ भी मतलब आश्वासन मिलता है। हाँ, छोटे काम जो होते हैं नीचे लेवल के काम हो जाते हैं, लेकिन जिसमें जरा सा भी मेहनत करनी पड़े, ऊपर से परमिशन लेनी पड़े, ये वो काम बिल्कुल भी नहीं हो रहे। यानी नए सेक्टर में ये परेशानियां कम है, पुराने में ज़्यादा? अभी नए सेक्टर में परेशानी बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है। और पुराने सेक्टर तो बिल्कुल ही बेकार हो गए। लोग यहाँ भी मेरे ख्याल 40% जनता रहेगी ओरिजिनल, बाकी सब नए सेक्टर में चले गए। यहाँ मोर देन 60% लोग जो है रेंट पे लोगों ने चढ़ा दिए मकान। समय के अनुसार जैसे आबादी बढ़ी है ना, सेक्टर इतना सबसे पुराना सेक्टर है 12-22, आबादी बढ़ी है तो आप उस प्रकार की इनकी मूलभूत समस्याओं को देखना चाहिए ना। मैंने जैसे सीवर का, सीवर आए दिन जाम रहता है, भरे रहते हैं, गंदा पानी का प्रेशर ही नहीं है, लोगों को पानी पीने को मिलता नहीं है। जितना भी जैसे दे रहे, गंदा दे रहे, जो भी दे रहे, पानी मिलता नहीं। अभी पीलिया की इतनी समस्या होगी पानी की वजह से, कई लोग पीलिया की समस्या हुई है। हमारा कुत्तों की आपने सुन ली होगी, आए दिन कटता है, एक बच्चे को काट दिया, समझो कि उसका उस परिवार का 7 या 8 हज़ार का खर्चा होता है। बताओ एक कहाँ से आदमी करेगा। यदि हम सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ रेबीज़ के इंजेक्शन मिलते ही नहीं है, क्योंकि आए दिन बच्चों को काटते रहे कुत्ते। आवारा कुत्तों को उठाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। बताइए, यही तो समस्या है। नोएडा में जो जल की बात है, तो आज तक भी इतने साल हो गए, लेकिन कोई भी आदमी नल से पानी नहीं पी सकता। अथॉरिटी को बोलो कोई पिए नल से पानी। हर आदमी जो है, गरीब आदमी होगा वो भी बाहर पानी मंगा के, डिब्बे पानी, बोतल पानी मंगा के, कोई पिएगा पानी आता नल का, कोई पिया किसने? एक गरीब आदमी नहीं पी सकता। अभी मैंने एक चिट्ठी लिखी है एडवांस में इनको बताने के लिए, जल के लिए लिखी मैंने, कि जब पानी नहीं आता बोलते जी गंगा जल की पाइप टूट गई, और वो गया जी हम सफाई कर रहे हैं। मतलब डिफरेंस बहाने चलते रहते हैं। एडवांस में बोल दिया यहाँ पे नलकूप है, यहाँ इनके जो ट्यूबवेल होते हैं, मेरे ख्याल 8 हैं, उसमें से 2-4 चल रहे हैं, बाकी सब बंद है। इसलिए मैंने नलकूप के लिए इसमें चिट्ठी लिखी सीओ साहब को कि यानी पानी एक बड़ी समस्या, पानी मतलब समस्या का तो अंबार है यहाँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं सब। लेकिन उसमें से जो सबसे जल तो मेन चीज़ होनी चाहिए। पानी अगर गरीब को पानी ना मिले तो इतने साल नोएडा का हो गया, नोएडा क्या उत्तर प्रदेश का ताज कहते हैं इसको, और यहाँ आदमी पानी नहीं पी सकता नल से। मतलब आप लगा सकते हो कि नोएडा क्या हाल है। कितने सालों से आप अंकल जी नोएडा में रह रहे हैं? 25 साल से ऊपर। ये समस्या अभी अचानक ज़्यादा बढ़ी है आबादी बढ़ने के बाद, या पहले से ही पानी की समस्या? आबादी के बाद ही ये है, आबादी के बाद ही। पहले पानी की कोई समस्या नहीं थी? मैं तो लगभग 84 के अंदर आया था।
पानी कब से खराब आ रहा है, पानी कब से गंदा है? पानी 10-15 साल से मैडम ख़राब आ रही है। पहले एक्चुअल में पहले वो बिल्कुल ही ख़राब था, खारा पानी आता था, नहाते धोते तो बाल वगैरह सब चिपक जाते थे, बाल झड़ते तो कई बीमारियाँ लोगों को हो जाती थी। हाँ, और मेन दूसरी समस्या सड़कों की है। जो सड़कें यहाँ की टूटी फूटी रहती हैं, अगर जब वो ठीक भी करते हैं उसमें पैचेस वगैरह लगा देते हैं, वो कुछ दिनों के बाद फिर वो टूट जाते हैं। और अगर दोबारा भी रिपेयर करते हैं पूरी सड़क, तो पूरी खुदाई करके नहीं करते, वो ऊपर ऊपर कर देते हैं, जैसे जो घर जो हैं नीचे रह गए और सड़कें ऊपर हो जाती हैं, तो सारा पानी घरों के अंदर लोगों के घुस जाता है, जिससे लोगों को वो दिक्कत होती है। बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है पानी की जो समस्या है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, ये शायद दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर ही नहीं बचा है यहाँ पे। ये अंडरग्राउंड वाटर जो है थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, खारा पानी है, और जो अब सप्लाई होता है तो बड़ा कंटेमिनेटेड है, इतना साफ पानी तो है नहीं। डायरेक्ट सही कह रहे हैं सब लोग भाई साहब कि कोई उसको डायरेक्ट पानी पी नहीं सकता है, सब ने आरओ का इस्तेमाल करते हैं या तो बाहर से सप्लाई लेते हैं, समस्याएं हैं। और जो भी हैं नलकूप भी हैं, वो जो ये बड़ा नाला है उसके किनारे पर ही नलकूप की बोरिंग कर रखी है, इसलिए पानी अच्छा पानी नहीं है वो। तो अगर साफ जगह पर बोरिंग होती तो शायद स्थिति बेहतर होती। तो ये सारी समस्याएं हैं। मेन समस्या तो जो बड़ा नाला है सभी लोग उसी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उसकी बहुत ज़रूरी है उसको कवर करना, उसकी तरफ ध्यान देना, और तभी साफ़ सफाई हो सकती है, स्वास्थ्य लोगों का अच्छा हो सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और मेन चीज़ है जो दुकानें हैं आसपास, ऐसी दुकानें हैं जैसे कुछ एसी बनाने वाले हैं, लोहे की दुकानें हैं, उनको कोई एक अलग जोन बनाया जाए कि जहाँ पर वो सारी दुकानें हों, अलग जोन में हो। अब जगह जगह बीच बीच में होती है, उससे बड़ा ही शोर शराबा होता है और ट्रैफिक को भी रुकावट आती है। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं जिन पर अथॉरिटी ध्यान दे, सड़कें की मरम्मत करे, सड़कें ठीक हों और साफ़ सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए। कुछ होता है लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस सेक्टर 22 की हैं, जो कि समस्याओं के ढेर पर हम बैठे हुए हैं, ये समझ लीजिए। समस्याएं तो कई सारी है। एक सवाल आपसे लूँगी, हम जब किसी भी इलाके की बात करते हैं और किसी अच्छे इलाके, अच्छे सोसाइटी की बात करते हैं, आदमी 3-4 चीज़ें देख के मकान खरीदता है या घर खरीदता है। पानी अच्छा हो, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, आसपास कहीं स्कूल हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, सड़कें अच्छी हो। अभी सेक्टर 22 का क्या हाल है? पार्किंग वगैरह की भी कोई दिक्कत है यहाँ पर? देखिए, सेक्टर 22 इज इक्वल टू समस्या का अंबार, आप ये बोल दीजिए, क्योंकि सबसे पुराना सेक्टर था, पहले आओ पहले पाओ में मिला था, और उसमें आज की डेट में मुझे नहीं लगता किसी सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम होगी जितने सेक्टर 22 के अंदर है। रही बात आप पार्किंग की कह रहे हैं, पार्किंग की तो प्रॉब्लम हर जगह है, लेकिन यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात देखिए, रोडें सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई पूछने को तैयार नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई किराएदार की वेरिफिकेशन नहीं है, वो चीज़ें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और रही बात अब शिक्षा देखिए, शिक्षा की, क्योंकि नोएडा में स्कूलों की शिक्षा बेहतर है, क्योंकि मैं नोएडा अभिभावक संघ का महासचिव हूँ, तो मुझे पता है क्या है शिक्षा का तो काफ़ी अंबार रहे हैं, अच्छा एजुकेशन है। बट सेक्टर 22 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त जो आ रही है, जो जैसे बताया पानी का है, और समस्या नाले क्लोज करने का है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रोड्स आज पिछले 3 साल से रोड्स कोई नहीं बनी। ज़्यादा फोर्स करते हो तो आके पैच लगा के चले जाते हैं। सारे रोड्स नोएडा के जो हैं टूटे पड़े हैं। और आप बाकी सेक्टर्स में जाएंगे, सोसाइटीज़ में, वो ज़्यादा आजकल नोएडा जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, नए सेक्टर्स, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, पुराने सेक्टरों को इन्होंने छोड़ दिया। इनको ये नहीं पता कि आज नोएडा बसा है तो इस पुराने सेक्टर की वजह से बसा हुआ है। और धारा 10 इन्होंने लगा दिया, खाली नोएडा में अंदर लगाया, गाजियाबाद पूरे यूपी में लगाया नहीं है। ऐसा क्या है? और सबसे ज़्यादा उस पर धारा 10 पे एक्शन भी सेक्टर 22 पे ही कर रहे हैं लोग। वो ऐसा क्यों? जब धारा 10 लगाया तो या तो पूरे यूपी में लगाइए। मैं तो कह रहा इंक्रोचमेंट कहाँ नहीं है। अगर आप पहाड़ी इलाके में जाकर वहाँ भी इंक्रोचमेंट कहाँ नहीं है, तो इसको तो धारा 10 हटा के रेगुलराइज करा देना चाहिए। और मैं इस बार आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, सीधा कह रहा हूँ, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, 2027 में वही पार्टी को वोट मिलेगा, सत्ता मिलेगी जो धारा 10 हटाएगा। और इस वक्त इस विषय में अगले हफ्ते हम एक मीटिंग होने जा रही है नोएडा स्टेडियम में, उसमें फैसला हो जाएगा कि जो भी पार्टी आएगी, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई भी हो, वही पार्टी को वोट दिया जाएगा, समर्थन। मैं ऐसे अभिभावक संघ का महासचिव, जितने मेरे पीछे अभिभावक हैं, सभी का समर्थन मैं दूंगा उसी पार्टी को जो हमें बोलेगा धारा 10 हटाएगा। और लिख के देगा, लिखने से पहले धारा 10 हटाओ, फिर वोट लो हमसे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। इससे पहले कभी किसी नेता से इस बारे में बात की थी कि धारा 10 हटाइए? तब आप नेता, यहाँ विधायक रहते ही कहाँ हैं? यहाँ पे विधायक, नोएडा का विधायक है, वो रहते ही कहाँ हैं यहाँ पे? सांसद जी तो फिर भी ग्राउंड लेवल में आके सारी समस्याएं सुनते हैं, वो अपने कर रहे हैं। लेकिन
विधायक जी से बात किया जाए, उनके पास तो एक ही सवाल है, अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो फीस के मुद्दे पे हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो, विधायक जी से कोई आश्वासन नहीं मिलता हमें। तो सरकार बदली तो कुछ बदला नहीं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। बाकी जगह सब कर रहे हैं योगी जी, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं। नोएडा के लिए बाकी चीज़ें कर रहे हैं, पता नहीं हमें अभी तक समस्या ये नहीं आ रहा योगी जी इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे ज़्यादा 10 पे। नोएडा में बाकी चीज़ें ला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी लेबरों ने स्ट्राइक किया था, देखो उन्होंने तुरंत उनका मिनिमम वेज बढ़ा दिया, सारी चीज़ें बढ़ा दी। तो ये धारा 10 लगता है कि हमें भी सड़क पर उतरना पड़ेगा, तभी इसका समस्या का समाधान होगा लगता है। यानी समस्या का समाधान होना ज़रूरी है। आपके साथी ने तो 2027 तक की बात कर दी, क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। क्या वाकई में धारा 10 इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा जो 27 के चुनाव पर असर भी डाले? मैम ज़रूर होगा, उसका असर तो ज़रूर पड़ेगा। लोग परेशानी में, अब किसी को सेल आउट करना है, सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो देखिए अलग मुद्दे हैं। और एक मुद्दा, मेरा मेन मुद्दा तो मैम ये है कि मैं नोएडा अथॉरिटी से बहुत नाराज़ हूँ। नोएडा अथॉरिटी सफाई के मामले में तो बस कुछ करती ही नहीं है। मेरी कंप्लेंट, मैं पिछले साल से कंप्लेंट कर रहा हूँ सफाई को लेके। हमारे सेक्टर 22 सी ब्लॉक में बारात घर है, वहाँ से जितने भी बर्तन धुलते हैं, जितना भी वो बचा हुआ खाना होता है ना, वो सब वो नाली में बाहर कर देते हैं। और वो सारा बाहर सड़ जाता है, लेकिन उसे उठाने कोई नहीं आता, ना उसे कोई साफ़ करने आता है। उससे बदबू होती है, गंदगी फैलती है। और सामने ही बिल्कुल 10 मीटर पे घर है सामने, और उससे बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही है। एक्स पे भी इसकी वो फ़ोटो खींच के एक्स पे डाली हुई है, टैग किया हुआ है योगी आदित्यनाथ जी को, सीओ अथॉरिटी नोएडा, और पंकज सिंह जी को, सबको मैंने टैग किया हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं। सब शांत बैठे। अभी भी वही हालत है वहाँ पे, अभी भी वहाँ पे गंदगी, बदबू। अब इस इतनी गर्मी में कूलर तो चलाएगा ही इंसान, कूलर चलाते ही सारे घर में बदबू हो जाती है। और कूलर से छोड़ो, आप बालकनी में नहीं आ सकते, आप वहाँ से सामने से नहीं निकल सकते। सामने गेट है और सामने से निकलने का रास्ता है। तो नोएडा अथॉरिटी तो कुछ करती नहीं है मैम, वो तो जीरो है। मैं तो जीरो मानता हूँ नोएडा अथॉरिटी को, मैं क्लियर बोलूँगा। और ये हर साल से, ये पिछले साल भी हुआ, जब साए आते हैं शादी के, तब ये गंदगी फैलती है। और नोएडा अथॉरिटी कुछ नहीं, वो कचरा पड़ा सूख के सड़ जाता है, लेकिन सफाई करने कोई नहीं आता वहाँ पे। यानी सफाई भी एक मुद्दा है। एक सवाल आपसे लूँगी मैं, क्योंकि सफाई हमेशा हर सोसाइटी का एक बड़ा मुद्दा रहता है। बीमारियों का घर है अगर सफाई ना हो, गंदगी तो। क्या इस इलाके में, क्योंकि नोएडा को वैसे बड़ा जगमगाता साफ़ सुथरा दिखाया जाता है जब हम तस्वीरों की बात करते हैं, तो एक्चुअली एक कहावत है मैडम, हाथी के दांत देखने के और दिखाने के और। अखबारों में और मीडिया के थ्रू ये बहुत चीज़ें दिखाई जाती हैं कि हाई राइज बिल्डिंग और ये सब, लेकिन सफाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। शायद आपको पता होगा, कुछ दिन पहले भी 150 सेक्टर में वो कोई एक गड्ढा कराया गया था, वो उसकी सफाई नहीं हुई, उसकी मतलब उसको कवर नहीं किया, उसकी वजह से एक इंजीनियर की डेथ हो गई थी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो लोकल, हम अपने सेक्टर 22 की बात करना चाहूँगा। मैं यहाँ 22 का प्रेसिडेंट हूँ RWA का। तो हम इतना फेस करते हैं, रोज़ इनकी स्ट्राइक हो जाती है, हर 10 दिन बाद इनकी स्ट्राइक हो जाती है, स्वीपर्स वगैरह की, कूड़ा उठाने वालों की, जो गाड़ियाँ आती हैं उन गाड़ी ड्राइवर्स की स्ट्राइक हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा उसके बाद धीरे धीरे, जैसे सभी ने जिस तरह से बताई है, नाली हैं, सड़कें हैं, सबका बहुत बुरा हाल है मैडम, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और सबसे बड़ी एक जो हमारे सेक्टर 22 की विकट समस्या है, ये बीचों बीच बहता हुआ नाला। ये नाला कम से कम साल में 3 बार सफाई होनी चाहिए, तब जाके यहाँ ये सब चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज कुछ भी कहते हैं, जैसे एक भाई ने अभी बताया, सिंचाई विभाग का संज्ञान नहीं ले रहा। क्योंकि इसी आप ही के सोसाइटी के जो एक रेसिडेंट है वो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश विभाग कहता है कि ये नहर है, तो क्या उस नहर का संज्ञान नहीं लिया जाता? एक्चुअली नहर नहीं है, ये नाला दिल्ली से आता है, बरसाती नाला है ये। सेक्टर 11 से ये कौंडली से एंटर करता है, सेक्टर 11 होते हैं, फिर 12 और फिर 22। तो ये बरसाती नाला है। जब खूब बारिश होती है तो नाला लबालब ऊपर तक भरता जाता है, और आगे जाके 80 और 81 से आगे जाके यमुना में जाके गिरता है। बहुत सेक्टरों के बीच में निकलता है, लेकिन बहुत जगह है ना ये नाले कवर हो गए हैं, लेकिन 22 में अभी तक कवर नहीं किया इन लोगों ने। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे दिल्ली में सारे बड़े बड़े नाले कवर करके इन्होंने पार्किंग बनाई है या शॉप्स वगैरह खोलती है। तो हम चाहते हैं इस तरह से कुछ, इस तरह का प्रोविज़न हो जाए, उसको कवर करके ऊपर पार्किंग बना दी जाए, जिससे बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे सेक्टर की, नोएडा की, वो आधी से सॉल्व हो जाएगी।
तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है हमें इस चीज़ का। ट्रैफिक वगैरह की समस्या? ट्रैफिक की समस्या, वैसे तो रोड्स वगैरह की तो जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल ठीक बात है, रोड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, लाइट्स की प्रॉब्लम नहीं है, रोड्स वगैरह पे लाइट्स की प्रॉब्लम नहीं है। प्लस एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा है डॉग्स का। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ डॉग्स की प्रॉब्लम ना हो। डेली आप अखबार में सुनेंगे, हमें भी कंप्लेंट आती है कि इस ब्लॉक में कुत्ते ने काट लिया, और उस ब्लॉक में, और एक ही नहीं, छः बंदों को काटते हैं एक दिन में कुत्ते। तो ये बहुत विकट समस्या हमारे लिए बनती जा रही है। और इसका संज्ञान ऐसा ही नहीं, इसका संज्ञान हम लोग डे बाई डे हर दिन पत्र के माध्यम से, सब माध्यम से ऊपर अथॉरिटी के बड़े बड़े ऑफिसर को पहुंचाते हैं। लेकिन होता क्या है, एक दिन आते हैं, उसके बाद फिर वही सेम सिचुएशन उसी पर राह पे चल जाती है कि कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। यानी ढाक के 3 पात। ये डॉग बाइट की समस्या तो दिल्ली में भी बहुत है। दिल्ली एमसीडी ने इस पर संज्ञान भी लिया था और बताया भी कि जितने आवारा डॉग्स होंगे उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। इस तरह का कोई प्रावधान क्या नोएडा में भी आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। और अभी जैसा कि मैंने आज सुना था, अभी आपने इनसे बाइट भी ली, उन्होंने बताया कि इस तरह का इन्होंने बोला गया था कि यहाँ पे भी एक शेल्टर बनाया जाए जहाँ पे कि डॉग्स वगैरह रखा जाए, ताकि उनको भी एक जगह मिल जाए और ऐसी प्रॉब्लम भी ना आए कि रेबीज़ के इंजेक्शन वगैरह भी नहीं मिलते हैं जब वो काटते हैं। तो डॉग्स की समस्या भी है। और देखिए, एक दूसरी विकेट समस्या जो एक मेरे को भी यहाँ पे मैं महसूस करता हूँ रहते हुए, जन्म मेरा है सेक्टर 22 का ही है, डी ब्लॉक का है। और यहाँ पे घरों के सामने जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर दी गई हैं, एसी की दुकानें हैं, लाइन से एसी की दुकानें खोली गई, हर घर के सामने एक एसी की दुकान खोल दी गई है। अब एक महिला के तौर पर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि देखिए, आप वहाँ से अगर गुजरते हैं तो हमेशा उनके सामने 7 लड़के आपको खड़े मिलेंगे और वो एसी में गैसेस भर रहे होते हैं। R32 गैस है शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, जो वहाँ भरी जाती है, बहुत जहरीली भी मानी जाती है वो। तो ऐसी किसी भी जगह पर आप भी नहीं चाहेंगे कि आप वहाँ से गुजरें और ऐसे माहौल से गुजरें कि जहाँ पे कितनी भीड़ लगी रहती है हमेशा। कमर्शियल एक्टिविटीज़ की हुई हैं घर के आगे, यानी कमर्शियल रेसिडेंशियल अलग होना चाहिए। बिल्कुल अलग होना चाहिए। और इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की गैसेज वहाँ पे वो कमर्शियल सिलेंडर से भर रहे हैं तो कभी भी हादसा हो सकता है। अगर इस तरह कोई भी हादसा होता है तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? इसी कंप्लेंट भी की जा रही है, बस इस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। और बाकी देखिए, जैसा कि आपने कहा, ये डॉग्स का शेल्टर का सब तो होना ही चाहिए और इस पर जल्द से जल्द इस पर काम भी होना चाहिए, जैसा मेरे को लगता है। कुछ और बच गया है कहने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिन पर बात हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है और सारे ही लगभग मुद्दे कवरेज हो चुके हैं। एक थोड़ा सा शायद क्या पार्क का भी कुछ मुद्दे रहते हैं कि RWA के माध्यम से वैसे उनकी देख रेख तो ठीक ठाक हो जा रही है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं, जैसे मैं जी ब्लॉक में ही रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पार्क में काफ़ी दुर्व्यवस्था का आलम है और अगर ये बेहतर हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक और मुद्दा है चोरी का मुद्दा। ब्लॉक्स में चोरी के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मतलब कि ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे चोरी को मतलब कि रोका जा सके। मतलब कभी किसी दिन कुछ पानी का मोटर चोरी हो जाता है, कभी किसी का साइकिल चोरी हो जाता है। यानी चोरी के मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। और भी कुछ लोग अभी बचे हैं जिनसे बात करना ज़रूरी है। ये बताइए, शिकायत बिजली खंभों पे जो केबल वायर है उसके लिए सबसे ज़्यादा शिकायत है, बहुत ज़्यादा। उस पर हमेशा स्पार्किंग होती रहती है। उसमें इंटरनेट की वायर बहुत ज़्यादा है जिसका कोई भी प्रॉपर वो नहीं है। बिजली विभाग पे कंप्लेंट करने में भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती इस पर। ये जाल जो बिछा हुआ है इस पर हमेशा स्पार्किंग होती रहती है पूरी। पूरा जाल बिछा रखा है इंटरनेट की और इस पर बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। बिजली में वायरिंग में स्पार्किंग होती है। ऐसा जाल बना हुआ कि कोई बिजली वाले अगर आते भी, अगर वो लाइन में आते, उनको चढ़ने में भी वो दिक्कत होती है। ऐसा जाल बना रखा है इंटरनेट के वायर में। किसी हादसे का इंतजार हो रहा है पहले। स्ट्रीट लाइट भी आती है, स्ट्रीट लाइट वाले आते हैं, स्ट्रीट चली गई तो वो करने के लिए उनको तार काटने पड़ते हैं, तब जाके ऊपर चढ़ सकते हैं वो। इतनी पूरी तो इसकी समस्या को हटाया जाए। ये वाले जाल जितने भी लगे, रोज पर डे कोई ना कोई इंटरनेट वाला आता है और एक तार वो लगाता है और दूसरी जो पुरानी होती है उसको छोड़ देता है। एक खंभे पे मेरे ख्याल से हज़ारों तार लगी हुई है। मेन समस्या ये। और दूसरी रोड की समस्या, अभी पिछले हफ्ते ही रोड हादसे की हमारे यहाँ पर रेसिडेंस में एक जो मिठाई वाले हैं उसकी बीवी एक्सपायर हो चुकी है। खड्डे में वो गिर के, खड्डा मात्र 1 फीट का खड्डा था और 2 इंच का रहा था, पानी भरा हुआ था, उसमें बाइक उसकी जड़ को वो उसकी बीवी एक्सपायर हो चुकी है। रोड इतनी ख़राब हो चुकी है यहाँ की और सुनवाई कोई नहीं। और 1 महीना पहले JE और PE सब आए थे, JE भी आए थे, PE भी आए थे, लेकिन कोई सुनवाई, आश्वासन दिया कि काम हो जाएगा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। कई सारे मुद्दे हैं जिन पर ये लोग बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से बतौर महिला क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए? मुद्दे तो इतने हैं, आप पूछो मत। सबसे भारी मुद्दा तो मदर डेयरी के सामने एक इतना बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर कोई भी बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी गिर सकता है। उसका जो ऊपर का टीन है वो भी हटा हुआ है, उसके अंदर इतनी गंदगी है, कोई बच्चा गिर भी गया तो निकलना महाभारत है।
दूसरा अपने जो फेडरल बैंक की साइड मेन रोड से इधर मुड़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बस रिक्शा चढ़ता है वापस चला जाता है, चढ़ता है वापस चला जाता है। कई बार तो हाँ ब्रेकर है ही नहीं, गड्ढे हैं इतने बड़े बड़े, और गिरने में ऐसा हो जाता है जैसे अब गिरा किसी दिन कोई ना कोई मरने वाला है पक्का। मैं तो ये देखती हूँ, ये गिरा अब गिरा ये देखती रहती हूँ। अब तक कोई एक्शन नहीं लिया? अभी कोई एक्शन नहीं है। मैंने भैया से सुबह भी बोला था, कल भी बोला था कि देखते हैं कोई आएगा तो करवाएंगे। ये करेंगे कब, कोई मरेगा तब करेंगे शायद। बिल्कुल, देखिए अक्सर एक्शन तब लिए जाते हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। यहाँ पर भी आप दोनों बच गए हैं बात करने के लिए। ये बताइए, क्या हम कई बार हादसों का इंतज़ार करते हैं कि मतलब कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद ही एक्शन लिया? एक्शन तो उसी समय लेना चाहिए, ये एक्शन बाद में लेते हैं जब पूरा केस हो जाता है, पूरा आदमी डेड हो जाता है, उसके बाद भी बात बहुत। ये गड्ढों की लगातार बात हो रही है। अभी नोएडा में कुछ ही समय पहले हमने सेक्टर 150 में एक बड़ा हादसा। हाँ, गड्ढों की जैसे बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं। बाइक वालों की ज़्यादातर ये कहानी होती है। टू व्हीलर फिर भी सेफ रहता है, फोर व्हीलर फिर सेफ रहता है, टू व्हीलर सेफ नहीं रहता। और बाकी समस्याएं जो आप सब लोगों ने बताई, पानी की समस्या है। पानी की बहुत गंदा पानी आता है, बदबू वाला पानी आता है, उसमें ना यूज खारापन रहता है, उसमें ना यूज भी नहीं कर सकते, सिर्फ नहाने और कपड़े धोने के लिए बस। वो भी उससे भी बहुत बीमारियां और खुजली जैसे ऐसे रोग ऐसे हो जाते हैं, बहुत से आदमी परेशान हो जाता है। हमारे नोएडा सेक्टर 22 में धारा 10 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा पैदा की गई है। हमारे मकान नोएडा के स्टार्टिंग में जब बसा था, जब से हमारे हैं, और अब वो ज़रूरत के हिसाब से हमने अपने उनके ऊपर ही फ्लोर बनाए हुए हैं, ना कि अतिरिक्त कब्जा किया हुआ है। लेकिन उस पर भी हमें धारा 10 लगा रखी है, जिसकी वजह से हम अपने मकान अगर ज़रूरत होने पे सेल भी नहीं कर पाते, जिससे कि हम अपने बच्चों की शादी वादी भी कर सकें, वो हमें कर्जा ले के करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि धारा 10 ख़त्म की जाए। धारा 10 एक अहम मुद्दा है। बस आखिरी कुछ सवाल और महिलाओं से बहुत ज़रूरी है। हम लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं, बदलाव क्या चाहती हैं? बदलाव ये चाहते हैं कि यहाँ पे पानी स्वच्छ मिलना चाहिए हमें। हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी लूज मोशन, कभी उल्टी, कभी कुछ हो जाता है, तो हमेशा दवाइयों के साथ पे जीते हैं हम। पानी इतना ख़राब है, कभी येलो कभी ब्लैक, बाथरूम में धंसा नहीं जाता। टंकियों में जा कर के देखें तो उसमें इतनी इतनी लेयर चढ़ी रहती है, इतनी लेयर चढ़ी रहती है उस गंदगी की। एसी खराब, और चारों तरफ को इतनी गंदगी फैली रहती है ना कि पता ना सफाई कर्मी जन क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, कुछ समझ में रोग नहीं आ रहा। नाले की बदबू कि वो साफ होना चाहिए, कम से कम साल में एक बार तो कम से कम उसका नंबर आ जाना चाहिए। सफाई जी, सफाई, पानी, सीवर की सफाई, ये चीज़ें मतलब मेन है, क्योंकि बहुत समस्या हो रही है। बीमार रहते हैं लोग, पेट की समस्या हर रोज़ है, और गंदगी की वजह से मतलब परेशान है। सीवर जाम हो जाते हैं, बैक मारने लग जाता है, हमारे घरों में पानी बैक मारता है, गंदा पानी, और पानी गंदा आता है, वो तो मेन समस्या तो वही है। हाँ, सफाई और ये चीज़ें तो ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपकी तरफ से भी कोई बदलाव या सुझाव की बात आप करेंगे? मैडम, हमारी तरफ से बदलाव ये होना चाहिए कि हमारे पानी की समस्या, बस हर ब्लॉक में पता है आपको, पानी का सबने बता दिया। जी, पानी की समस्या, बाकी कूड़े की समस्या, कूड़ा वाला हमारे बीच गली के घर है। आपको भी टाइम देखकर पानी भरना पड़ता है? टाइम देखे बिल्कुल भरना पड़ता है पानी। आप भी टाइम देके पानी? मेरी ये समस्या है, मैं D18 सेक्टर 22 पे रहती हूँ। हमारी ये समस्या, हमारे दरवाजे के आगे सारे अवैध मकान बने हुए हैं, अवैध वो हैं, और उन्होंने कोई रिक्शा वाले को किराए पे दे रखा है, कोई गोलगप्पे वालों को दे रखा है, कोई ऐसे लोगों को दे रखा है जो खूब गाली गलौज करते हैं, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज़। हाँ, वो चीज़ें हैं। तो जैसे कोई गेस्ट आ जाता है घर पे, तो हम वहाँ बैठ नहीं सकते, कितनी गंदी गंदी गालियाँ दे के जाते हैं, माँ की बहन की इतनी गंदी गालियाँ देते हैं वो लोग, तो हमको खुद शर्म लग जाती है कि हम कैसी जगह पे रह रहे हैं। और सेक्टर 22 है, सबसे पुराना ब्लॉक है, लेकिन अथॉरिटी के हमने तो आज 35 साल हमको हो गए वहाँ पर, तो लेकिन आज तक हमने अथॉरिटी का कोई बंदा नहीं देखा होगा जो वहाँ की कोई कार्रवाई के लिए आता है। सभी सेक्टर सुधर रहे हैं, एक सेक्टर 22 को छोड़ के। हर जगह विकास हो रहा है। एक आखिरी सुझाव लेकर, एक आखिरी सुझाव या बदलाव जो आप चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि देखो, सेक्टर 22 सबसे पुराना सेक्टर है। नोएडा प्राधिकरण को आबादी के अनुसार यहाँ की समस्याओं को जल्दी हल करना चाहिए, क्योंकि यही जो सेक्टर 12-22 है, ये समझो कि नोएडा को बसाने वाले सेक्टर भी यही है। और सबसे बड़ी समस्या, मैंने मीडिया के माध्यम से मैं प्राधिकरण से
ये प्रार्थना करूंगा कि आप आई ब्लॉक शिव मंदिर के सामने जो रोड पार 55-56 जाते हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था करो, या तो फुट ओवर ब्रिज बनाओ या सबवे बनाओ जी, और या फिर उस पर रेड लाइट प्लस ट्रैफिक वाला बैठना चाहिए कि जो सवेरे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, आए दिन हादसे होते हैं जी, आए दिन। उस समस्या का बहुत समय से कर रहे हैं, वो समस्या का हल नहीं हो रहा। या तो फुट ओवर ब्रिज बना सकते हैं। 4-5 स्कूल हैं जी सेक्टर 55-56 में, और 12-22 से सारे लोग जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। ये बड़ी समस्या हम चाहते हैं ये हल होना चाहिए। यानी किसी बड़े हादसे से पहले ही जो मुद्दे हैं उन पर विचार कर लेना चाहिए। यहाँ नोएडा सेक्टर 22 नोएडा के सबसे पुराने इलाकों में से एक है, बड़ा रेसिडेंशियल एरिया है यहाँ, जहाँ बड़ी आबादी में लोग रहते हैं। सबसे बड़े मुद्दे जो है पानी, सफाई, ये वो दो ऐसे मुद्दे जो हर शख्स चाहता है वो जिस भी इलाके में रहे वो साफ़ हो और वहाँ पीने का बेहतर पानी हो और बिजली समय समय पर आ जाती हो। फिलहाल मेरे साथ जनसंवाद में इतना ही। हम कहीं और से फिर हाजिर होंगे वहाँ की जनता के मुद्दों को लेकर और फिर एक बार उनसे करेंगे जनसंवाद। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सौरभ रावल थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।